कि भाई एक तो पहली बात हमने देखा कि कुछ मेजर बायोम्स होते हैं, ठीक है, कुछ मेजर बायोम्स होते हैं जिसमें डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफेरस और आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा, ये सब हमने क्या देख लिया, इसको एक टेबल के माध्यम से समझा। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड कि भाई कुछ मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमने डिफरेंस, एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, डिफरेंस बिटवीन यूरी थर्मल एंड स्टेनोथर्मल, डिफरेंस बिटवीन यूरी हेलाइन एंड स्टेनो हेलाइन, ठीक है। और क्या क्या चीज़ पढ़ी, और हमने फिर पढ़ा टाइप ऑफ सॉइल, वेजिटेशन, अच्छा सॉइल, ठीक है, लाइट, वाटर, ये सब पढ़ लिया। और नाउ 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 वी आर डिस्कसिंग क्या, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, कि प्लांट या एनिमल या ऑर्गेनिज्म किस तरह का रिस्पॉन्स करते हैं टूवर्ड एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या थे, एबायोटिक फैक्टर्स हमने पढ़े, एबायोटिक फैक्टर्स थे हमारे टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, यही था, हाँ या ना बोलो भाई, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, यही था, ठीक है, यही था। अब सुनो, अब क्या हुआ कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हम बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे जो रिस्पॉन्स करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स पे। पहले वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाते हैं, ठीक है, जो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाते हैं आफ्टर टू कोप अप विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उनको आप बोलते हो रेगुलेटर्स, उनको आप क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो कोई चेंज नहीं लाते हैं उनको बोलते हैं कन्फर्मर्स, सीधी सी बात है, ठीक है। विद एग्जांपल समझेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा हम लोगों को, ठीक है। देखो थोड़ा सा, ठीक है, देखो तनु कश्यप, देखो रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसको जिसको बोलते हैं हम लोग शिवरिंग। सर्दियों में हम लोग प्रेफर करते हैं शिवरिंग। शिवरिंग इज़ अ काइंड ऑफ मूवमेंट, और उस मूवमेंट की वजह से हीट जनरेट होती है ना। सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, दांत किटकिटाते हैं हमारे, है ना। तो सर्दियों में जो प्रोसेस है शिवरिंग, और गर्मियों में हम क्या करते हैं, गर्मियों में हम क्या करते हैं, स्वेट रिलीज करते हैं। तो गर्मियों में जो हमें ठंड लग रही है, तो बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जब ये बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, मान लो बहुत ठंडा हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया ये, ठीक है, बहुत ठंडा हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया है। बाहर का टेम्परेचर याद रखना कितना भी हो, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हमेशा याद रखना 37 का 37 ही रहेगा। वॉट बाय मीन ऑफ अ प्रोसेस और अ मैकेनिज्म that is homeostasis, that is homeostasis। होम्योस्टेसिस जैसे मैंने दो बातें बताई, होम्योस्टेसिस हम गर्मियों में कैसे करते हैं और सर्दियों में कैसे करते हैं। गर्मियों में हम क्या करते हैं होम्योस्टेसिस, अगर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस हो गया तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी को हीट अप करने के लिए थोड़ा सा शिवरिंग करेंगे, शिवरिंग। और मान लो गर्मी बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है, तो आपकी बॉडी अपने आप क्या करने लगेगी, स्वेट। और जब स्वेटिंग होगा तो इवेपोरेशन होगा वाटर का, आपकी बॉडी से इवेपोरेशन होगा, तो फिर बॉडी विल अटेन नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, दोबारा से 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये दो मीन्स हैं, इसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ आई, ये रिस्पॉन्स है कि नहीं है, टेम्परेचर के अगेंस्ट रिस्पॉन्स है, बिल्कुल है। आई बात समझ में ये, बोलो भाई, ठीक है, होम्योस्टेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो तो देखो, देखो क्या है कि यहां लिखा है, मैं सेम लाइन पढ़ रहा हूं जो आपको बताया था,
ठीक है। द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है, सीधा सा देखो, ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट by the help of a process and the process is known as homeostasis। डेफिनेशन मिल गई आपको होम्योस्टेसिस की, ठीक है। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन मिल गई, बस यही है, आगे तो एक्सप्लेन ही किया है जो मैंने बता दिया। लेट अस टेक एन एनालॉजी टू क्लैरिफाई दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सपोज अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज और हर बेस्ट व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, विच इज टू मेंटेन इट सो इवन व्हेन इट इज स्क्रॉचिंगली हॉट और फिजिकली कोल्ड आउटसाइड। It could be achieved at home, in the car, while traveling, at workplace by using an air conditioner in summer and heater in winter। तो ये सब आगे सुनो। रेगुलेशन, तो रेगुलेशन किस तरह से, दो चीज़ों से रेगुलेशन करते हैं हम, ठीक है। दो तरह का रेगुलेशन हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। पहला रेगुलेशन जो हम पढ़ेंगे वो है थर्मो रेगुलेशन। पहला रेगुलेशन क्या पढ़ते हैं हम, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन हमने अभी अभी पढ़ा। थर्मो रेगुलेशन का एग्जाम्पल है, थर्मो रेगुलेशन का एग्जाम्पल है होम्योस्टेसिस। थर्मो रेगुलेशन का एग्जाम्पल है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब वही है कि सर्दियों में शिवरिंग करना और गर्मियों में स्वेटिंग करना, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन। लेकिन यहीं से एक और रेगुलेशन निकल कर आता है जिसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुन लो, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ये थोड़ा इन डेप्थ बात करते हैं। होम्योस्टेसिस में कोई दिक्कत नहीं है, थर्मो रेगुलेशन समझ आ गया सभी को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बता दो। थर्मो रेगुलेशन आ गया सभी को समझ, फिर ऑस्मो रेगुलेशन पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑस्मो रेगुलेशन पे। तो ऑस्मो रेगुलेशन ऑब्वियसली एक्वेटिक स्पीशीज करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन कौन करेंगे, एक्वेटिक स्पीशीज करेंगे। तो देख लो क्या है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, तो देखो पहला सेक्शन जिसमें आपको दिख रहा है कि फिशेज हैं, ठीक है, फिशेज हैं। फिशेज के पास ज़्यादा वाटर होगा या ओशियन में ज़्यादा वाटर होगा, सीधी सी बात बताओ मुझे भाई। जो फिश में वाटर ज़्यादा होगा या ओशियन में ज़्यादा वाटर होगा, ओशियन में ज़्यादा वाटर होगा। तो अगर ओशियन में ज़्यादा वाटर है और फिश में वाटर कम है, तो हमें एक बात पता है कि वाटर जो है वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है ना। तो अब समुंदर का सारा पानी क्या बोलेगा, फिश के अंदर जाना है, क्यों, क्योंकि फिश के अंदर तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब अगर क्या ऐसा पॉसिबल है कि समुंदर का सारा पानी फिश के अंदर चला जाए, नहीं पॉसिबल है, फिश फट जाएगी, मर जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, जो ओशियन अगर फ्रेश वाटर का है तो उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, 5%, और फिश में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, कितना, 15%, ठीक है। तो टू प्रिवेंट दिस कंडीशन, इस ऑस्मोसिस से बचाने के लिए, इस ऑस्मोसिस को रेगुलेट करने के लिए फिशेस क्या करते हैं, आयंस को भेजते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द ओशियन पैसिवली, एक्सक्रीट करते हैं हाइपरटोनिक यूरिन। हाइपरटोनिक यूरिन मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, यूरिया होगा, ठीक है, या क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। और एक और काम ये क्या करते हैं, ये पानी नहीं पीते हैं और एक्टिवली आयंस को छोड़ते हैं। ये किस तरफ भेजते हैं, ये ओशियन की तरफ भेजते हैं ये, ठीक है, ओशियन की तरफ भेजते हैं ये। तो दैट इज हाउ दे डू ऑस्मो रेगुलेशन। वहीं एक बात देखें अगर ऐसे फिशेस जो मान लो समुंदर में, तो समुंदर में अगर आप देखो तो वहाँ तो वाटर जो है वो बहुत मेराइन है ना। हैव यू एवर हर्ड अबाउट डेड सी? डेड सी के बारे में कभी सुना है आपने? डेड सी के बारे में कभी सुना है भाई? डेड सी के बारे में अगर कभी सुना हो तो डेड सी का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई होता है, डेड सी का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई होता है कि अगर आप वहाँ पे जाओ उस समुंदर में, डेड सी में, और जाके सीधा कूद जाओ तो तैरते रहोगे, मरोगे नहीं, मतलब डूबोगे नहीं। समझ आया? तो डेड सी की यही खास बात है कि वहाँ
वहाँ और फिर इसको डेड सी क्यों बोल रहे हैं? डेड सी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ का वाटर इतना ज़्यादा सॉल्टी है, इतना ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई है यहाँ पर कि कोई स्पीशीज़ यहाँ मिलता ही नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी एक्वेटिक स्पीशीज़ देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, दिस इज इट। तो फिश के पास जो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, फिश के पास जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर 15% ही है। यहाँ भी 15% था। ठीक है, आयंस पैसिवली जा रहे हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ भी 15% था, यहाँ भी फिश के पास 15% ही है। लेकिन समुंदर में देखो क्या सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। सी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 30 to 35 बता रहा है ये। ठीक है, तो अब वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ जाना शुरू करेगा ऐसे कंडीशन में फिश टू सी जाने लगेगा। और ये बात आपको पता है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ग्लास है, ग्लास में वाटर है, ये एक ग्लास है, ग्लास में वाटर है, दोनों को मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, दोनों को मैं कनेक्ट करता हूँ और इसमें मैं क्या ऐड कर देता हूँ? शुगर। इसमें क्या ऐड कर देता हूँ मैं? शुगर। तो जब मैं इसमें शुगर ऐड कर देता हूँ, दिस इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये पता है ना इसमें क्या है, ये क्या बन गया? एक तरह का सॉल्यूशन बन गया है। और दिस इज कंप्लीट वाटर। ठीक है, दिस इज कंप्लीट वाटर, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो अब आप लोग मुझे देख के बताओ कि वाटर का जो मूवमेंट है वो A to B होगा या B to A होगा? A to B होगा या B to A होगा? हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? कौन है? क्या नाम है? बेटा तुम्हारे वहाँ 4 क्लासेस और चल रही है, समझ कहाँ से आएगा? ठीक है, तो ध्यान से समझो, अभी आएगा समझ। बेसिक बात यही है कि मूवमेंट जो होगा वो A to B होगा। ठीक है, यानी कि वाटर हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन आता है। ऑस्मो रेगुलेशन अगर मुझे समझना हो, इन शॉर्ट अगर मुझे ऑस्मो रेगुलेशन समझना हो तो भाई वही वाली बात है कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन समुंदर में ज़्यादा है, समुंदर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन फिश में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, फिश में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, ये बात समझ आई संस्कृति? तो अब वाटर ऑब्वियसली सी से या ओशियन से फिश में जाएगा ही जाएगा। टू प्रिवेंट दैट वाटर आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टेंटली वाटर को एक्टिवली भेजना पड़ेगा। वाटर को क्या भेजना पड़ेगा? एक्टिवली भेजना पड़ेगा। कंटिन्यूसली वाटर रिलीज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? दिस इज ऑस्मो रेगुलेशन। इसी को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? ऑस्मो रेगुलेशन। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी इतना डेप्थ में भी नहीं जाता है, देखो जरा क्या कहता है एनसीईआरटी। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। सम ऑर्गेनिज्म थर्मोरेगुलेशन की बात कर रहे हैं, मीन्स विच इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जो इनका कांस्टेंट क्या रखता है? बॉडी टेम्परेचर। सर्दियों में क्या? शिवरिंग करना, और गर्मियों में स्वेटिंग करना। कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी मैनेज करते हैं लोग, जिसे अभी हमने बोला कि ऑस्मो रेगुलेशन। जितने भी बर्ड्स और मैमल्स होते हैं और वेरी फ्यू वर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी एग्जाम्पल अब देख लो कौन रेगुलेटर्स होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, और बहुत कम लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, और कुछ इनवर्टिब्रेट स्पीशीज भी होते हैं, वो रेगुलेशन कर सकते हैं। सारे नहीं। रेगुलेशन किस टाइप का? 2 तरह का रेगुलेशन होता है, थर्मो रेगुलेशन और दूसरा रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन। Evolutionary biologists believe that success of mammal is largely due to ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica और Sahara Desert, है ना? तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का यही कहना है कि ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाना, रेगुलेट कर पाना ही क्या है? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर पाना ही रेगुलेशन है। और इसी की वजह से क्या देखने को मिलता है कि आज की डेट में स्पीशीज़ जो हैं वो अंटार्कटिका जैसे ठंडे क्लाइमेट में भी देखने को मिल रहे हैं, और सहारा डेजर्ट जैसे गर्म रेगिस्तान में भी देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं। ये बात समझ आया? ठीक है, बाकी ये जितना पॉइंट है ये वही है। ठीक है,
ये वही है जो अभी हमने देखा कि द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर्स आर सिमिलर टू द वंस दैट वी ह्यूमन यूज. वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस. ये हमने पहले ही बात कर ली कि नहीं. हाउ वी मेंटेन 37 डिग्री सेल्सियस, याद आ रहा है. इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर वी स्वेट. ठीक है, वी डू व्हाट, स्वेट. The resulting evaporating cooling, similar to what happens with a desert cooler in operation, bring down the body temperature in winter when the temperature is much lower than 37 डिग्री सेल्सियस. जब सर्दियों में टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताओ. शिवर करेंगे. वी स्टार्ट टू शिवर. शिवरिंग इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज. शिवरिंग इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस हीट. एंड मूवमेंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस हीट एंड रेजेस द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, लेकिन क्या एक मुझे बात बताओ, प्लांट्स जितने भी हैं क्या वो ये होम्योस्टेसिस या होम्योस्टेसिस कर पाते हैं कि भाई सर्दियों में वो शिवर करेंगे और गर्मियों में वो स्वेटिंग करेंगे? ऐसा होगा? नहीं होगा. तो मतलब प्लांट्स को आप रेगुलेटर में कंसीडर करोगे या कन्फर्मर्स में? प्लांट को कन्फर्मर्स में, है ना. तो अभी तक हमें ये बात पता चल गई है कि भाई दो तरह के स्पीशीज होते हैं. दो तरह के स्पीशीज होते हैं. एक होते हैं रेगुलेटर्स और दूसरे होते हैं कन्फर्मर्स. ठीक है, रेगुलेटर्स और कन्फर्मर्स. रेगुलेटर्स वो होते हैं जो होम्योस्टेसिस कर सकते हैं, है ना. यही बेसिक डेफिनेशन है. जो होम्योस्टेसिस कर सकते हैं वो रेगुलेटर, जो नहीं कर सकते हैं वो कन्फर्मर्स. एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले तो जितने भी बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मैमल्स होते हैं, ठीक है, कुछ वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स एक्सेट्रा. ठीक है, और प्लांट्स को किस में डालोगे आप, कन्फर्मर्स में कि रेगुलेटर्स में? कन्फर्मर्स में, राइट, कन्फर्मर्स में. गुड, बनाते रहो साथ साथ नोट्स, अंडरलाइन करते रहो. मैंने बोला था लास्ट क्लास में आप लोगों को दो चीज़ें अपने पास रखना, एक तो एनसीईआरटी और दूसरा अपने नोट्स बनाते रहना, कॉपी पेन अपने साथ रखना. ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा, इसमें इतना कुछ काम का मटेरियल मिला नहीं हमें. ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है.